गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। हमारे जो लास्ट वीडियो बच्चों आप तक पहुंचे हैं उसमें अब तक हमने भारत के परिचय की चर्चा की थी और भारत के परिचय के साथ साथ में भारत के जो भू आकृतिक प्रदेश थे उनकी हमने डिटेल से चर्चा कर ली थी। आज का जो वीडियो है बच्चों वो भारत में जो अफवाह का प्रारूप देखने को मिलता है, जन अफवाह की जो स्थिति हमें देखने को मिलती है उससे संबंधित है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं वो भारत के अफवाह तंत्र की चर्चा करने वाले हैं। और अफवाह का मतलब क्या होता है, अफवाह तंत्र क्या होता है, अफवाह के कौन से प्रारूप होते हैं, उन सभी की चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। देखिए, आपने धरातल को देखा है, क्या पूरा धरातल हर जगह समान मिलता है? तो निश्चित सी बात है, धरातल सभी जगह समान नहीं है। धरातल पर कहीं पे पर्वत हैं, कहीं पे पठार हैं, कहीं पे मैदान हैं, धरातली विषमताएं पाई जाती है, ऊबड़ खाबड़ भूमि पाई जाती है। तो बच्चों, धरातल की जो स्थिति होती है उसी के आधार पर किसी क्षेत्र में मिलने वाले जो जल का जो प्रवाहन होता है, पानी जो बहता है, उसकी स्थिति भी निर्धारित होती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अफवाह का मतलब क्या होता है। देखिए, अफवाह, ये जो अफवाह शब्द यहां आप देख रहे हैं बच्चों, इसका मतलब होता है बहना। किसका बहना, क्या बह रहा है, कहां बह रहा है, कैसे बह रहा है। जो धरातली भाग आप देखते हैं उसके ऊपर पानी बहता है। तो धरातल के ऊपर पानी के बहने की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, उसी को जल अफवाह कहते हैं। पानी का धरातल के ऊपर बहना क्या कहलाता है? जल अफवाह कहलाता है। अब आपने पानी बहता हुआ देखा है तो आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि पानी बह रहा है तो क्यों बह रहा है, किधर से किधर की ओर बह रहा है, और किधर से किधर की ओर बह रहा है वो उधर से उधर की ओर क्यों बह रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती है, पानी देखिए बहता है, क्यों बहता है। किसी भी क्षेत्र में जब पानी के बहाव की प्रक्रिया जो देखने को मिलेगी उसके पीछे एक तो मेन चीज होने वाली ढाल की स्थिति। ढाल कैसा है, पानी जो बहता है हमेशा ऊंचाई से नीचाई की ओर बहता है। हम देखेंगे अधिकांश भागों में जो जल प्रवाह की प्रक्रिया होती है, जल के बहने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो किसी ऊंचे भाग से नीचे भाग की ओर पाई जाती है। और ऊंचाई से नीचाई की ओर जो बहने की प्रवृत्ति होती है बच्चों, उसी को क्या बोलते हैं? ढाल की स्थिति, ढाल के आधार। ऊंचे ढाल से नीचे ढाल की ओर क्या होता है? पानी का बहाव देखने को मिलता है। तो जल प्रवाह की स्थिति के लिए पहली जो जिम्मेदार चीज बनी वो कौन सी बनी? ढाल बना। दूसरा देखिए बच्चों, धरातल कैसा है। जो धरातल की स्थिति होती है वो भी जल के बहने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है या प्रभावित करती है। मान लीजिए पानी बह रहा है, बीच में कोई पर्वत आ गया, तो ऐसी स्थिति में पानी उस पर्वत को पार करके तो नहीं जा सकता, लेकिन पर्वत से टकराएगा और फिर जिधर की ओर ढाल होगा वहां की ओर बहने लग जाएगा। तो धरातल का जो ऊबड़ खाबड़ स्वरूप होता है वो भी किसको नियंत्रित करता है? ढाल की स्थिति को भी नियंत्रित करता है, और साथ साथ में पानी के बहाव की जो प्रक्रिया होती है उसको भी बच्चों इसके द्वारा क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। अब नेक्स्ट जो चर्चा करने वाले हैं बच्चों वो आता है जल की मात्रा या पानी की प्राप्ति। जल की जो मात्रा होती है वो भी जल बहाव की स्थिति को नियंत्रित करती है। देखिए, किसी भी क्षेत्र में आपको जो बहता हुआ पानी देखने को मिलता है उसकी प्राप्ति के मुख्य रूप से दो स्रोत होते हैं। या तो वो पानी बरसात के द्वारा प्राप्त हुआ होगा, और यदि बरसात के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ होगा तो निश्चित सी बात है ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में जो बर्फ जमी हुई रहती है उस बर्फ की पिघलने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पानी की प्राप्ति हुई होगी। तो धरातल पर जो नदियों के रूप में पानी बहने की स्थिति हमें देखने को मिलती है उसकी पानी की प्राप्ति के दो स्रोत हैं। एक हिम के पिघलने से प्राप्त पानी और दूसरा वर्षा के द्वारा प्राप्त होने वाला पानी।
अब दोनों ही दशाओं में कितना पानी प्राप्त हो रहा है, जितना अधिक पानी प्राप्त होगा जल बहाव की जो गति है वो उतनी क्या होने वाली, अधिक होने वाली है। और यदि कम मात्रा में पानी प्राप्त होता है तो जल बहाव की गति भी मंद होती है। मंद गति में पानी जो बहेगा सिर्फ ढाल के अनुसार बहेगा, लेकिन तीव्र गति से यदि पानी बहता है, बड़ी मात्रा में यदि पानी बहता है, तो ऐसी स्थिति में यदि ढाल थोड़ा बहुत विपरीत भी है तो पानी की बहाव की मात्रा उस थोड़ी सी विपरीत स्थिति को भी किसमें कन्वर्ट कर देती है, अनुकूल स्थिति में कन्वर्ट कर देती है। कि पानी का जब दबाव पड़ेगा तो आगे मान लीजिए कोई छोटा मोटा अवरोध आएगा उसको तोड़ देगा, तो ऐसी स्थिति में ज्यादा प्रभाव ढाल की स्थिति का उस पर पड़ने वाला नहीं है। और उसके बाद में एक चीज हम और देखते हैं, वनस्पति का जो पैटर्न होता है वो कैसा है। वनस्पति भी किसी क्षेत्र में पानी के बहाव की स्थिति का नियंत्रण करती है। जितनी अधिक मात्रा में वनस्पति मिलेगी उतना ही अधिक जल बहाव की प्रवृत्ति नियंत्रित होती है, और यदि कम वनस्पति मिलती है तो उस स्थिति में जल बहाव की प्रवृत्ति पर नियंत्रण कम पाया जाता है। तो ये चार चीजें ऐसी हैं जो किसी क्षेत्र में बहने वाले जल की स्थिति को नियंत्रित करती हैं। किसी क्षेत्र में जल कैसे बह रहा है और उसका जो पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है वो किस प्रकार का हमें देखने को मिल रहा है, वो यदि नियंत्रित होगा तो इन चार चीजों से नियंत्रित होने वाला है। इसी कारण बच्चों इसे इन चार कारकों को जल अपवाह या जल के बहाव को नियंत्रित करने वाले कारकों के रूप में या जल बहाव को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में शामिल किया जाता है। तो एक चीज तो हमारे सामने निकल कर आ गई कि जल अपवाह क्या है या जल का प्रवाह क्या, जल का बहना जल प्रवाह कहलाता है। तो अपवाह क्या होता है, किसी क्षेत्र के अंदर पानी के बहाव की जो प्रवृत्ति देखने को मिलती है वो क्या कहलाती है, अपवाह कहलाती है। क्या कहलाती है, अपवाह। और अपवाह तंत्र क्या होता है, किसी क्षेत्र में जल बहाव की जो सुव्यवस्थित प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। बहुत सारे जल प्रवाह होते हैं लेकिन उनका एक निश्चित क्रम हमें देखने को मिलता है, एक सुव्यवस्थित पैटर्न हमको देखने को मिलता है। तो किसी क्षेत्र में पानी के सुव्यवस्थित रूप से बहने की जो प्रवृत्ति होती है बच्चों, उसी को किसके नाम से जानते हैं, अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो दो चीजें हमारी अब तक क्लियर हो चुकी हैं, एक अपवाह किसे कहते हैं, दूसरा अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। और एक से पहले हमने एक चीज डिस्कस की थी कि किसी भी क्षेत्र में अपवाह का जो प्रारूप हमें देखने को मिलने वाला है वो किन किन दशाओं के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है या प्रभावित किया जा रहा है। अब आपने अपने आसपास भी वर्षा होते हुए देखी होगी, और जब वर्षा होते हुए देखी तो पानी को बहते हुए भी देखा होगा। और पानी जब बहता है तो किसके रूप में बहता है, तो जल अपवाह जो होने वाला है वो मुख्य रूप से किसके रूप में होने वाला है, या तो नदियों के रूप में होने वाला है या नहरों के रूप में होने वाला है। और जो क्षणिक होता है, कालिक होता है, जो छोटे रूप में हम देखें जैसे नाली होगी, नाला हो गया, लेकिन ये एक व्यवस्थित या पूरा हम ऐसा कहें प्राकृतिक तरीके से जल अपवाह नहीं, ये कृत्रिम तरीके से जल अपवाह की प्रक्रिया होती है। नहर जो होती है वो भी कृत्रिम तरीके से निर्मित किया गया जल अपवाह होती है। तो यदि प्राकृतिक जल अपवाह की बात आए तो निश्चित रूप से उसमें केवल नदियों को ही शामिल किया जाने वाला। तो नदियां प्राकृतिक जल अपवाह तंत्र का सबसे बड़ा सूचक होती हैं और सबसे महत्वपूर्ण दशा के रूप में इनको जाना जाता है। अब जब नदियों की चर्चा आती है तो बच्चों फिर आपने एक चीज देखी होगी, नदियां बहती हैं तो नदियां, कुछ नदियां तो ऐसी हैं जो पूरे 12 महीने तक बहती रहती हैं, और कुछ नदियां ऐसी हैं जो केवल 1-2 महीने या 2-5 दिन या कुछ समय के लिए बहती हैं। तो ऐसी नदियां बच्चों जो पूरे वर्ष भर बहती रहती हैं, उन नदियों को 12मासी नदियां कहते हैं। क्या कहते हैं, 12मासी नदियां कहते हैं, या सदावाहिनी नदियां कहते हैं, निरंतर बहने वाली नदियां कहते हैं। अब ऐसी नदियां कहाँ मिलने वाली हमारे भारत, आपको पता है ऐसी नदियां सिर्फ उन्हीं भागों में मिल सकती हैं जहां पर वर्ष पर्यंत जल की मात्रा अधिक प्राप्त होती हो। तो ऐसी स्थिति कहाँ देखने को मिलेगी, भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वतीय भाग है उसमें हिमालय में क्या जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है, और बर्फ जमे रहने के कारण जब जब बर्फ पिघलती रहेगी तब तक निरंतर हमें पानी की मात्रा प्राप्त होती रही। तो सदावाहिनी या जो वर्ष भर बहने वाली या जो 12मासी नदियां हैं बच्चों, वो विशेष रूप से भारत के उत्तरी भाग से निकलती हैं, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं। और ऐसी नदियां जो सिर्फ वर्षा काल के दौरान बहती हैं या कुछ समय के दौरान बहती हैं,
तो उनको बच्चों मौसमी नदियों के नाम से जाना, सीजनल रिवर के नाम से जाना जाता है। कुछ समय के लिए बहने वाली नदियों को क्या कहा जाता है? मौसमी नदियां। अब ऐसी नदियां कहाँ होने वाली? ऐसी नदियां वहां होने वाली हैं जहाँ बरसात के द्वारा पानी का बहाव देखने को मिलता है। तो भारत के जो आंतरिक भाग में बहने वाली नदियां हैं उनको बच्चों हम विशेष रूप से किसमें शामिल करते हैं? सीजनल रिवर के रूप में या मौसमी नदियों के रूप में शामिल किया जाता है। चलिए हम आगे चलते हैं। हमने अफवाह तंत्र को नियंत्रित या प्रभावित करने वाले कारक और 12 मासी नदियों के बारे में पढ़ा। अब हम चर्चा करते हैं अफवाह प्रतिरूप। ये अफवाह प्रतिरूप क्या होता है इसकी हम चर्चा करने वाले। ध्यान दीजिए, अफवाह प्रतिरूप। देखिए, नदियां जब बहती हैं तो नदियों के साथ साथ में जैसे ढाल की मात्रा कम होती जाएगी वैसे वैसे नदियों से एक जो मुख्य नदी होगी, मुख्य सरिता होगी, उसमें बहुत सारी सरिताएं आकर मिल सकती हैं। और इसी को हम कहते हैं, एक मुख्य नदी में आकर जो दूसरी नदियां मिलती हैं तो उसको सहायक नदियों के रूप में जाना जाता है। तो सहायक नदियों सहित नदियों का जो जल अपवाह क्षेत्र मिलता है, जल अधिग्रहण क्षेत्र मिलता है, उसके माध्यम से बहुत सारी नालिकाओं का निर्माण हो जाता है। और उन नालिकाओं के द्वारा जो आकृति बनती है या जो पैटर्न हमें देखने को बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अपवाह प्रतिरूप के नाम जानते हैं। जल की मुख्य वाहिकाओं और उसकी सहायक वाहिकाओं के द्वारा निर्मित होने वाली आकृति या प्रतिरूप को ही अपवाह प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी परिभाषा आपको ध्यान रखने वाली। अपवाह प्रतिरूप किसे कहते हैं? अब ये कितने प्रकार का होता है? सबसे पहले हम चलते हैं, देखो बच्चों, वृक्षाकार होते हैं। वृक्षाकार क्या होता है? वृक्ष के आकार में जब नदियां बहती हैं या नदियों और उनकी सहायक नदियों के मिलने से जब किसी वृक्ष की आकृति का निर्माण हो जाता है तो जल अपवाह के ऐसे प्रतिरूप को वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। देखिए, मान लीजिए कोई नदी है, ठीक है, और ये नदी मैंने ये बना रहा हूं, ये डिवाइडेशन हो गया नदियों का, ठीक है। फिर यहाँ आकर ये डिवाइडेशन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ आकर ये डिवाइडेशन हो गया, इसमें से ये नदी निकल गई, फिर इसमें से ये नदी निकल गई, छोटी सहायक नदियां। तो आप क्या देख रहे हैं? इसमें बहुत सारी नदियां हैं, उनकी सहायक नदियां हैं, और उनकी सहायक नदियों के मिलने से अब ये जो पैटर्न आपके सामने निकल कर आ गया, ये लगभग किसके समान आ गया? वृक्ष के समान आ गया। तो जब नदियों और उनकी सहायक नदियों के प्रवाहन से किसी वृक्ष के समान आकृति वाले प्रतिरूप का निर्माण होता है तो ऐसे जल अपवाह के प्रतिरूप को बच्चों वृक्षाकार प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। क्लियर बात? चलिए आगे चलते हैं। दूसरा देखिए, मान लीजिए ये कोई आंतरिक भाग है और उस आंतरिक भाग के अंदर कोई झील है और इसके चारों ओर वाला जो भाग है वो ऊंचा भाग है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? चारों ओर से नदियां आकर इस बीच वाले भाग में आकर क्या करने लग जाएंगी? मिलने लग जाएंगी। जिधर से भी नदियां आएंगी अंततः कहां आकर गिरेंगी? इस बीच वाले भाग में आकर गिर जाएंगी। तो बीच वाले भाग में आकर गिरने के कारण बच्चों ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप भी कहा, केंद्र की ओर आने वाला, तो अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रकार के अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप के माध्यम से ही कुछ भागों में जब तारे की आकृति के समान प्रतिरूप दिखाई देने लगता है तो उसको ताराकार प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। एक और चीज है, जैसे मान लीजिए कुछ नदियां हैं, दो समानांतर नदियां बह रही हैं और दो समानांतर नदियों की सहायक नदियां जब एक दूसरे को ऐसे समान स्थिति में काटती हैं तो समान स्थिति में काटने के कारण क्या होता है बच्चों? ऐसी जो पैटर्न आपके सामने निकल कर आ जाता है तो समकोण स्थिति में काटने के परिणाम स्वरूप जो पैटर्न आपके सामने निकल कर आएगा उसी से हमें ऐसा प्रतीत होगा जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र के अंदर जालियां सी बन गई हो तो जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप के रूप में जाना जाता। तो ये सारे अपवाह प्रतिरूप थे जिनकी हमने चर्चा की। तो आज का ये जो हमारा वीडियो बच्चों यही समाप्त होता है। धन्यवाद।